बच्चों, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये नीट 2019 का क्वेश्चन है और अगर हम लोग इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करें तो 11th का जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है क्लास 11th में यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, उससे ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा, समझना पड़ेगा। जरा समझिए। सबसे पहले पेंट 2इन4 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स है, ये क्वेश्चन है। तो पहले पेंट 2इन4 ये जो नाम है इसके अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। पेंट 2इन4 देखिए जरा, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। ठीक है, 2 इन, इधर से अगर नंबरिंग करें 1 2, दूसरे पे डबल बॉन्ड 3 4, चौथे पे आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन देखो दोस्तों एक गड़बड़ी है इसमें, क्वेश्चन में ही एक गड़बड़ी है। ये जो नाम दिया है नीट के एग्जाम में ये करेक्ट आईयूपीएसी नेम नहीं है। हाँ, इससे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है, हमने कर लिया, लेकिन आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को मल्टीपल बॉन्ड की कैटेगरी में रखा गया है और नॉमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ते हैं कि नंबरिंग उधर से करना चाहिए जिधर से नंबरिंग करने पर मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम लोकेंट नंबर मिले, मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम लोकेंट नंबर मिले। तो उस हिसाब से नंबरिंग हमारा सही इधर से होना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो अगर सही से पूछा जाए तो इसका नाम होना चाहिए पेंट। पहले तो डबल को ही लिखेंगे, पेंट 3 इन 1 वाइन। नीट को ये नाम ना दे करके ये नाम देना चाहिए था, सही नाम ये है, वो नाम गलत है। इस नाम पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ जरूर हो जाएगा लेकिन इसका वो सही नाम नहीं है, इसका सही नाम ये है। पहला चीज तो ये। खैर, हमारा सवाल जो है इसमें हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की गिनती करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड में अगर हम लोग लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 सिग्मा और 0 पाई होता है ना। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। समझ रहे हैं आप? तो एक बार जरा इसको एलाबोरेट करके कौन कौन से बॉन्ड है जरा हम लोग दिखाते हैं। जैसे हमने लिखा सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। समझ रहे हैं आप? अब इसके सारी वैलेंसीज को भी पूरा कर दे अच्छे से। एक बॉन्ड ये बना रहा है तो आप देखेंगे कि 3 हाइड्रोजन और होगा यहां पे, तभी ना 4 बॉन्ड बनेगा। अच्छा, उसके बाद 2 और 1 3, तो एक यहां हाइड्रोजन और होगा। 2 और 1 3, तो यहां एक हाइड्रोजन और होगा। 3 और 1 4, यहां पर 3 और 1 4। तो सारे बॉन्ड्स हमें दिखने लगे। सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, तो जरा हम लिखना शुरू करें। देखिए, ये सिंगल है, ये सिग्मा हो गया, ये सिंगल है, ये सिग्मा हो गया, ये सिंगल है, ये सिग्मा हो गया, ये सिंगल है, सिग्मा हो गया, ये सिंगल सिग्मा। यहां 1 सिग्मा और 1 पाई होगा। समझ रहे हैं आप? फिर ये सिग्मा, यहां ट्रिपल बॉन्ड में 1 होगा आपका सिग्मा और 2 पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, 2 पाई हो गया। और ये क्या है, सिग्मा। तो जरा सिग्मा गिने जाए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हमारे सिग्मा। 10 सिग्मा
और पाई कितने हो गए, 2 पाई और 1 3 पाई, 10 सिग्मा और 3 पाई। अगर आप ध्यान से देखें तो 10 सिग्मा और 3 पाई पहला इसका आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर जो करेक्ट आंसर हुआ वो 1 हुआ, जहां 10 सिग्मा और 3 पाई है। यानी कि हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को सही मानेंगे। मेरा ख्याल है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये नीट 2019 का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी की 12th क्लास की जो बुक है ऑर्गेनिक का जो सेकंड वॉल्यूम है उसके 12वें यूनिट एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स से डायरेक्ट लिया गया है। आप अगर देखेंगे तो ये पेज नंबर 375 375 पर ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिया गया है। ठीक है, चलिए खैर देखते हैं कैसे इसको बनाया गया है, कैसे सॉल्व किया गया है इसको। बेंजीन पर 2 COH ग्रुप है, आजू बाजू लिया गया है। ठीक है, थैलिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है, जब इस थैलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया से कराया जाता है, यहां ये एसिड का काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है। ठीक है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा, एसिड अपना H+ लूज करेगा तो ये अपना H+ लूज करेगा, ये भी अपना H+ इसको लूज करेगा तो सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर सॉल्ट बनेगा तो देखिए कैसे बनेगा, हमने लिखा इसको ऐसे, ठीक है, H+ जो लूज किया वो इस पे आ गया तो NH4+, NH4+, अगर हम बोले ऐसे लिख देते NH4+, ऐसे ही फिर यह ठीक है, तो अमोनियम सॉल्ट बन गया थैलिक एसिड का। ये आपको समझ में आ रहा है, जैसे हमने इसके साथ रिएक्शन कराया, इसने H+ लूज किया और वो H+ अमोनिया पे चला गया तो NH4+ हो गया, NH4+ हो गया। अब जैसे इसको हीट करते हैं तो देखिए ये 2H और ये O, H2O यहाँ निकल जाता है, ये 2H और ये O, H2O यहाँ निकल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या बन जाता है, देख रहे हैं आप, ये H2O निकल गया हीट करने पे और ये आपका C साथ जुड़ गया NH2 और ऐसे ही C के साथ जुड़ गया ये NH2। ठीक है, और 2 मोल आपका वाटर निकल गया। तो यानी कि अभी तक हमने देखा कि थैलिक एसिड के साथ अमोनिया के साथ रिएक्शन किया तो अमोनियम थैलेट बना जिसको हीट किया गया, तो ये थैलामाइड बोलते हैं, थैलामाइड, थैलिक एसिड से थैलामाइड बन गया हीट करने पे। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो पहले वो अमोनियम सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसके बाद हीट करने पर वो एसिडमाइड बन जाता है। समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है, ध्यान से देखिए, स्ट्रांग हीटिंग है, इसको फर्दर और हीट करने के लिए कह रहा है। ठीक ना, तो अगर हम और हीट करते हैं तो क्या होता है, देखने लायक है। अगर हम और हीट करते हैं तो होता ये है दोस्तों, ये जो नाइट्रोजन है ये इसका लोन पेयर यहाँ अटैक करता है और उसके बाद फिर ये खुलता है, क्योंकि अटैक किया यहाँ पे, ऑर्बिटल खाली नहीं था, खुलता है, बंद होता है और ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जब ये बाहर निकल गया तो N ने जब अटैक किया तो N पर क्या आया, प्लस आया, N पे प्लस आया तो वहाँ से एक H+ निकल जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ N पर एक H रह गया और यहाँ से एक H+ निकल गया और ये तो CO रह गया फिर, और ये NH2 निकल गया। तो यहाँ से NH2 निकल गया और यहाँ से H, तो इसका मतलब हो गया कि NH3 निकल गया, NH3 रिएक्शन में निकल गया और बना क्या, आप देख ले जरा, बन गया आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ से एक H निकल गया है, N पर एक H तो है, एक H निकल गया है। ठीक है,
C डबल बॉन्ड O, और ये NH2 और ये H निकल चुका है, तो इस N से ये जुड़ गया। तो ये आपका जो दिख रहा है यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेकंड वाला आपका ऑप्शन है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और डायरेक्ट NCERT बुक से है, तो आपको समझ में आया होगा होपफुली। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, और ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो क्लास 12th का सबसे लास्ट चैप्टर है। NCERT 12th में ऑर्गेनिक सेक्शन में आप जाएंगे, 16वां यूनिट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये कह रहा है कुछ एंटीबायोटिक के बारे में बात कर रहा है। चलिए थोड़ा सा अच्छे से देखें। आप जानते हैं एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक वो होता है जो बैक्टीरिया को मार सके या बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर सके, रोक सके, है ना। तो इस आधार पे एंटीबायोटिक को दो पार्ट में बांटा गया। एक आपका है बैक्टीरियोसाइडल और दूसरा आपका है बैक्टीरियोस्टैटिक। ऐसे एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को मार करके उसकी ग्रोथ को रोके, और दूसरा बैक्टीरियोस्टैटिक जो मारे नहीं पर उसकी ग्रोथ को रोक दे। तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज को कर्व करने में काम आता है, ये तो आप जानते हैं। अब यहां पर कुछ स्पेक्ट्रम की बात चल रही है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ए स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम वो रेंज होता है, वो रेंज ऑफ डिजीजेज या रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या रेंज ऑफ क्या बोलते हैं बैक्टीरिया होता है जिस पर वो एंटीबायोटिक काम कर रहा है। स्पेक्ट्रम उस रेंज को बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब उस आधार पे एंटीबायोटिक्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया। एक को बोला गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक हो गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, दूसरा हो गया नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। और तीसरे को बोलते हैं, एनसीईआरटी कहता है लिमिटेड स्पेक्ट्रम। थोड़ा पहले कंसेप्ट समझ लें, फिर एग्जाम्पल की बात है, आ जाएंगे हम लोग उस पर। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव या एंड ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया हैं उनका जो वाइड रेंज है उस पर काम करें। ऐसे एंटीबायोटिक्स जो एक बड़े रेंज पे काम करे, एक बड़े वाइड रेंज पर काम कर रहे हो, आप ऐसे समझे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, और उनके वाइड रेंज पर वो वर्क कर रहा हो, उसको हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं जो मेनली ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर काम करता है। यहां क्या था, ग्राम पॉजिटिव भी ग्राम निगेटिव भी और उसके वाइड रेंज पर काम कर रहा हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो हो गया। नैरो स्पेक्ट्रम क्या है, वैसे एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया मेनली उस पर काम करते हैं, उसको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। और लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होता है जो किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया पर काम कर रहा हो या किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए काम कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो तीनों क्या वर्ड है ये समझ में आ गया आपको। अब बात आती है एनसीईआरटी में कि पेनिसिलिन जी जो है, पेनिसिलिन जी ये एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन जी जो देख रहे हैं ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। और इसमें सिंथेटिक मॉडिफिकेशंस करके, आदमी के द्वारा मॉडिफाई करके ऐसे एंटीबायोटिक तैयार किए गए जो और ज्यादा बड़े रेंज ऑफ बैक्टीरिया पर काम कर सके। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक है बड़ा फेमस है एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन। अब याद भी रह जाएगा हमें, कैसे, ध्यान से देखिए, ये पेनिसिलिन, सिलिन लास्ट में है,
ये नैरो स्पेक्ट्रम है। लेकिन इसी में अगर हम सिंथेटिक मैनमेड तरीके से मॉडिफिकेशन करके, आदमी के द्वारा बनाया गया, मॉडिफाई करके एम्पीसिलीन, एम्पी, अच्छा स्पेलिंग ये मिस्टेक हुआ है, एम्पीसिलीन, एम्पीसिलीन, सिलीन वर्ड से, या एमॉक्सिसिलीन, ये और बड़े रेंज ऑफ बैक्टीरिया पे काम करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के तहत आता है। और इसके अलावा और आप ध्यान रखेंगे क्लोरामोफेनिकॉल, ये भी जो है क्लोरामोफेनिकॉल, ये भी आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो इसका मतलब ये तीनों जो आप देख रहे हैं ये ब्रॉड वाले हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये नैरो वाला है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें नैरो पूछा गया है, इसलिए आंसर 1 आपका सही होगा। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी नीट 2019 का है और हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है 11th की ऑर्गेनिक है, 11th की जो ऑर्गेनिक है, सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, उसमें से ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 11th यूनिट 13, 13वां यूनिट हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, उससे क्वेश्चन है। चलिए जरा बात करते हैं इसमें क्या बात कह रहा है। केमिस्ट्री का एक रिएक्शन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल रिएक्शन पर है। अल्काइन से अल्कीन बना रहा है, अल्काइन से अल्कीन बना रहा है, सिस अल्कीन बना रहा है, और ये रिएजेंट्स दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन अच्छा तरीका है। तो अगर आपको याद आ रहा हो, अल्काइन से अल्कीन बनाने के लिए जो बात करें तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये रिडक्शन से बनता है। रिडक्शन, रिडक्शन बोलिए या हाइड्रोजनेशन बोलिए, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजनेशन, समझ रहे हैं। और अगर अल्काइन पे कंप्लीट रिडक्शन कराएंगे या कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये दोनों पाई बॉन्ड हाइड्रोजनेट हो जाएगा और अल्केन बन जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो रिडक्शन होना चाहिए वो पार्शियल रिडक्शन होना चाहिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पार्शियल होना चाहिए, तब अल्काइन से बनेगा हमारा अल्कीन। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, अल्काइन से अल्कीन बनाने का 2 तरीका है। एक है विद द हेल्प ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट, जिसमें सिस अल्कीन बनता है, और दूसरा है सोडियम या लिक्विड अमोनिया के साथ बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन इसको बोलते हैं, जिसमें आपका ट्रांस अल्कीन बनता है। अल्काइन से यहां सिस बनता है, यहां ट्रांस बनता है। तो ये जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये तो अल्काइन से ट्रांस अल्कीन बनाएगा, ये बर्च रिडक्शन है। हमें तो सिस अल्कीन चाहिए, तो ए ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन तो हो रही, ठीक है। अब आते हैं जरा हम लोग, इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। एनसीईआरटी कहता है कि लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट, एनसीईआरटी की अगर जवान हम लोग बोले तो उसमें साफ लिखा है कि पीडीसी, जिसको कहता है पैलेडाइज्ड चारकोल, चारकोल इन प्रेजेंस ऑफ पीडी, पैलेडियम, पैलेडियम के साथ चारकोल ले रहे हैं, पॉइजन्ड विथ सल्फर कंपाउंड्स या क्विनोलीन, इसी को हम लोग बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। ये तो एनसीईआरटी जवानी। ऐसे आप लोगों ने थोड़ा और हटके बता दे, PD प्लस CaCO3 या PD प्लस BaSO4 पॉइजन विथ क्विनोलीन, ये भी रहे तो हमारा लिंडलर्स कैटलिस्ट है। ये एनसीईआरटी में दिया है, ये आप और ध्यान रखें। अब सेकंड ऑप्शन देखें तो अल्काइन पर H2 जोड़ रहे हैं
पीडीसी पैलेडाइट चारकोल के प्रोड्यूस में क्विनोलिन लिया है, यानी कि सेकंड वाला लिंडर्स कैटलिस्ट है, इसके प्रोड्यूस में अल्काइन से आपका सिस अल्कीन बनेगा। थोड़ा हम देखते हैं कैसे बनेगा। थोड़ा मैं ये ऊपर में जरा मिटा दूं, दरअसल होता क्या है, ये आपका अल्काइन, ठीक है, इसको H2 जोड़ रहे हैं, H2 हाइड्रोजनेशन करा। अब ये H2 जो होता है वो पाई बॉन्ड को तोड़ता है और जुड़ता है, ठीक है। अब क्या है, पैलेडियम मेटल के सरफेस पर पोर्स बने होते हैं, छिद्र बने, इन छिद्रों पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है, एडजॉर्ब होता है। और अगर ये एडजॉर्ब हो और ये अगर पॉइजनिंग का काम ना हो, लिमिटेड काम नहीं हो, तो ये अल्काइन से अल्केन तक चला जाएगा, अल्कीन होते हुए अल्केन। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एडजॉर्प्शन होता है, इससे H और H को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए ताकि ये टूटेगा तभी तो ये जुड़ पाएगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है। ये एनर्जी जो आ रही है एडजॉर्प्शन की वजह से आ रही है, जो इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देती है, तो ये हाइड्रोजन जुड़ पाता है पाई बॉन्ड को तोड़ करके अल्काइन से, और ये अल्कीन बनता है। और एक मुद्दा जो आपको समझ में आ रहा हो कि जब मेटल के सरफेस पर पोर्स बने हुए और पोर्स पर ये H2 एडजॉर्ब हो रहा है, तो जब भी ये जुड़ेगा तो ये पाई बॉन्ड तोड़ करके हाइड्रोजन एक ही साइड से जुड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन जुड़ गया दूसरा उधर जुड़ गया, जो ब्रिज में होता है, ब्रिज का मैकेनिज्म अलग है, वो एक अलग बात हो गया। तो इस वजह से यहां पर आप देखेंगे कि ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड रह जाता है और ये मिथाइल एक साइड रह गया, तो ये सिस अल्कीन बन गया। मेरा ख्याल क्लियर है आपको, लिंडर्स कैटलिस्ट की वजह से। तो इसका आंसर सेकंड हो। थर्ड ऑप्शन जिंक और HCl, ये तो हम लोग क्लेवेंसन रिडक्शन में यूज करते हैं, आपको ध्यान होगा। क्लेवेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन से हमें अल्केन बनाने के काम में आता है। और Hg और H2, ये जो आप देख रहे हैं चौथा वाला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, अगर इस पर हम Hg2+ और इसके अलावा H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2O ले, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन। और इससे अल्काइन से अल्कीन नहीं बल्कि इसका हाइड्रेशन हो जाता है, और हाइड्रेशन होने के बाद आप देखेंगे, आपको ध्यान होगा कि ये कीटोन बन जाएगा। तो इस वजह से हमारा ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये तो ब्रिज रिडक्शन है, ये नहीं हो सकता, ये लिंडर्स कैटलिस्ट होगा। 2 ऑप्शन सही है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया, और ऐसे तो ये मैकेनिज्म बच्चे को जानना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, और कई चैप्टर से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। स्टिल अगर 11th क्लास का यूनिट 13 हाइड्रोकार्बन को अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो इस क्वेश्चन को आंसर अच्छे से किया जा सकता है। हालांकि अगर अच्छे से सारा रिएक्शंस पढ़ा हो तो बेहतर रहेगा इस क्वेश्चन को करना। 392 पेज नंबर और 394 पेज नंबर, NCERT 11th की ऑर्गेनिक यूनिट 13, NCERT 11 यूनिट 13 392 पेज नंबर और 394 पेज नंबर पर कंसल्ट करें, आपको मिल जाएगा इसका सही से सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं, समझते हैं क्या ये कहना चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 2 है। कैसे, देखते हैं जरा। तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेंजीन खास करके जाना जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए वो कई तरह के होते हैं, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन,
हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। ये जो रिएक्शन देख रहे हैं सेकंड वाला, बेंजीन का क्लोरीन के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन बन रहा है, ये आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्लोरीनेशन कह सकते हैं। कैसे होता है जरा इसका मैकेनिज्म भी देख लें। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, ये 392 पेज पर दिया हुआ है। कैसे होगा, तो Cl2 AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। अब यहाँ देखिए Cl पर इलेक्ट्रॉन है और AlCl3 लीविस एसिड का काम करेगा, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन दिया। तो जैसे दिया इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो गया, Cl Cl, और ये आप देख लें अच्छे से, ये Cl के साथ जुड़ गया AlCl3। अब इस Cl ने दिया तो इस पर प्लस, और इस Cl ने दिया तो इस पर, सॉरी इस Al पर माइनस आ गया, इसने लिया तो। अब ये Cl अपने आप पे प्लस बर्दाश्त नहीं करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया Cl प्लस, ये देखो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और ये बन गया आपका AlCl4 माइनस। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्लोरोनियम आयन है, यही इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, यही इस रिएक्शन का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये प्रोसेस 2 स्टेप में हो गया। इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट हो गया तो 2 स्टेप का रिएक्शन हो गया। ये कैसे सर, देखिए ये आपका बेंजीन है और ये रिएक्शन करेगा Cl प्लस के साथ। ठीक है, जैसे ये करेगा तो ये चूंकि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, और ये इलेक्ट्रोफाइल का, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे देगा तो क्या होगा, देखिए जरा, हाँ ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूट गया, Cl प्लस माइनस के साथ जुड़ा होगा, तो यहाँ आपका आ गया प्लस। ठीक है, हमने ऐसे बना लिया, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपका है, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, इंटरमीडिएट बना है, Cl है। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि Cl पर यहाँ H भी जुड़ा है, बेंजीन के हर कार्बन पर H है। ये जो आपका AlCl4 माइनस था, चलिए हमने इसको ऐसे लिखा, AlCl3 के साथ ये Cl जुड़ा हुआ है। ये जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो अब क्या है, इस पर तो आपका माइनस। ठीक है ना, ये ऐसे। अब यहाँ से क्या होगा, ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा माइनस, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये बेस के रूप में काम करेगा, और ये H प्लस, ये Cl माइनस, ये H प्लस, तो HCl बन गया, ये न्यूट्रल हो गया। H प्लस ले गया तो यहाँ माइनस आया, प्लस मिलकर ये बॉन्ड बन गया। तो अगर ध्यान से देखें तो आपका क्या हो गया, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और इम्पॉर्टेंट बात आपका यहाँ Cl आ गया, और इसके अलावा AlCl3 बन गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल था। इंपॉर्टेंट बात, रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म बता दिया, पर अगर ध्यान से देखें तो शॉर्ट में इतने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ हाइड्रोजन हटा है और हाइड्रोजन की जगह Cl आया है। समझदार बात यह है कि Cl प्लस के रूप में आया, इलेक्ट्रोफाइल आया है, तो हाइड्रोजन के जगह पर इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट हुआ है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का एग्जाम्पल है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमने आपको बताया ये 2 आंसर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा ये भी बता दूं क्यों 1, 3 और 4 आंसर नहीं है। इसके लिए जरा पहले एक बार इसको मिटाया जाए। आंसर तो 2 है, एक बार मिटाया जाए इसको। ठीक है, देखिए ये जो आपका 3 है, 3 ऑप्शन, ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ज़्यादा नहीं बोलना है, इसमें एडिशन का एग्जांपल है। कैसे सर, तो सिंपल सी बात है, ये देखिए 3 पाई बॉन्ड था
और यहाँ Cl2 सनलाइट के माध्यम से, अल्ट्रावायलेट लाइट बोल लीजिए, एक्चुअली इसमें 3 मोल्स ऑफ Cl2 यूज हुआ है। ये पाई बॉन्ड को इसने तोड़ा, पाई बॉन्ड तोड़ करके हर जगह एक एक क्लोरीन जुड़ गया, तो पाई बॉन्ड तोड़ करके ये जुड़ा, Cl 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 Cl। तो ये तो एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं, ये एडिशन है, ये क्लियर है, पाई बॉन्ड तोड़ करके Cl जुड़ गया। अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें तो वो भी सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये तो एडिशन हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन है फोर्थ वाला, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अगर ध्यान से देखें तो कैसे दोस्तों, बेंजीन पर CH2OH है, HCl लाए, O ने अपना लोन पेयर इस H को दिया, OH के बीच में रिएक्शन हुआ, तो ये क्या हो गया आपका, देखिए CH2OHH प्लस, ठीक है। अब यहाँ एक लिविंग ग्रुप भी अच्छा है और बेंजाइल कार्बोकैटायन बन रहा है, तो डेफिनेटली, और ये Cl माइनस है इसके पास, तो सबसे पहले ये अलग हो जाएगा, ये SN1 रिएक्शन जिसको आप पढ़ चुके हैं, SN1 का रास्ता फॉलो करेगा, बेंजीन पर CH2 पे प्लस बन गया और यहाँ H2O निकल गया, कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन बना है, लिविंग ग्रुप अच्छा है। ये पहले कार्बोकैटायन बनेगा और तब Cl माइनस यहाँ अटैक करके आपका बेंजाइल क्लोराइड बना देगा। ये अगर ध्यान से देखें तो ये आपका SN1 रिएक्शन हुआ। हालांकि एक बार को थोड़ा डाउट होता है कि Cl माइनस जो है वो थोड़ा न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा चार्ज्ड है, उसे थोड़ा SN2 जाना चाहिए था, पर कार्बोकैटायन यहाँ काफ़ी स्टेबल बन रहा है, इस वजह से ये रास्ता SN1 को प्रेफर करेगा, ऐसा मान के आप चल सकते हैं। तो खैर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये एडिशन रिएक्शन, ये आपका SN1 रिएक्शन, समझ गए आप। अब वो फर्स्ट वाला ज़्यादा बोलने का नहीं है, थोड़ा सा कहा जाए तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। अगर बेंजीन लेते हैं और यहाँ N2 प्लस Cl माइनस से Cu2Cl2 लेते हैं तो सैंडमेयर रिएक्शन आपने देखा होगा, ये सैंडमेयर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और बेसिकली ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है सैंडमेयर रिएक्शन। तो खैर ये भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये एडिशन रिएक्शन और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से आंसर आपका 2 हुआ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो नीट 2019 का क्वेश्चन है। ये बेसिकली सही मामले में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC के तहत पढ़ा जाना चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऐसा नाम से तो कोई NCERT में कोई चैप्टर है नहीं। हाँ, NCERT 11th के जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 12 ऑर्गेनिक में, यूनिट 12 ऑफ NCERT 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, इसमें ही नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और GOC तीनों सेगमेंट्स कवर किए गए हैं। तो उसमें हम लोग GOC के तहत इसको देखेंगे, इसलिए ये यूनिट 12 में ही आएगा, ठीक है। अब देखा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का क्या मतलब होता है? बेस अपना इलेक्ट्रॉन, बेस which donates its electron to H+, यही है प्रोटोनेशन। मतलब प्रोटोनेशन नेचर मतलब बेसिक नेचर शो करना। तो तुमसे यह पूछ रहा है कि इन चारों में ज्यादा बेसिक कौन है, सॉरी पूछ क्या रहा है, दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। इन चारों में सबसे कम बेसिक कौन है, किसको प्रोटोनेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, तकलीफ आएगी। तो अगर देखें H2O, ठीक है, O का लोन पेयर,
CH3OH, चलो यहाँ O का लोन पेयर थोड़ा और बढ़ रहा है, CH3O CH3, यहाँ दोनों तरफ O का लोन पेयर बढ़ रहा है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, लेकिन जो सबसे चौथा फोर्थ ऑप्शन है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्थ ऑप्शन में BH मतलब बेंजीन और उस पर O और वहाँ H लगा है। तो अब हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये वाला लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, कंजुगेशन में जा रहा है, ये रेजोनेंस में जा रहा है। तो जब रेजोनेंस में जा रहा है इसका मतलब लोन पेयर ज़्यादा डीलोकलाइज है। तो जब ज़्यादा डीलोकलाइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को दे पाना रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं दे पाएंगे किसी को, किसी H+ को जल्दी नहीं दे पाएंगे, इसलिए डिफ़िकल्ट टू प्रोटोनेशन में फिनॉल आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को इन्वॉल्व कर रहा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल है, मज़ेदार है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको, अगर आपने हाइड्रोकार्बन्स कर रखा है NCERT से, NCERT 11th का 13वां चैप्टर, तो उसके आधार पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये दो रिएक्शन को कंसर्न करता हुआ रिएक्शन है। एक तो ओजोन लिसिस की बात चल रही है, दूसरा अल्कीन पर जब HCl का रिएक्शन जोड़ा जाता है तो। ठीक है, तो अब मैं बताना चाहूँगा ओजोन लिसिस जो रिएक्शन है वो 11th के यूनिट 13 में 383 पेज पर दिया हुआ है, थोड़ा उसको देख लेंगे। और एडिशन ऑफ HX विथ अल्कीन, ये जो रिएक्शन है इसके बारे में पेज 381 पर जिक्र है NCERT में, इसको भी आप देख लेंगे तो बड़े अच्छे से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए ज़रा देखा जाए, किया जाए। पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए फ्लो चार्ट बनाना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अल्कीन है A, ठीक है, एक अल्कीन A ऑन रिएक्शन विथ ओजोन जिंक H2O, इसको रिडक्टिव ओजोन लिसिस बोलते हैं, जिंक H2O। ठीक है, गिब्स प्रोपानन एंड इथानल, ये देखिए एसीटोन जिसको हम प्रोपानन बोलते हैं, ये है प्रोपानन, और ये है इथानल, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। ये प्रोपानन है, प्रोपानन 3 कार्बन का कीटोन और ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड इथानल इन इक्विमोलर रेशियो। जो कह रहा है वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो आप अल्कीन देख रहे हैं इस पर HCl लिया गया A पर, इससे आपका B बना, मेजर प्रोडक्ट। B में हो सकता है, इस रिएक्शन में हो सकता है कई प्रोडक्ट बन रहे हो, ये B जिसकी बात कर रहा है वो मेजर प्रोडक्ट है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वो इसी B का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, ये क्या है, इसी B के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसको। फ्लो चार्ट हमारा रेडी है। अल्कीन का ओजोन लिसिस किया, ये दोनों बना रिडक्टिव ओजोन लिसिस से, और इस अल्कीन पर HCl डाले तो जो प्रोडक्ट मेजर बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए, ओजोन लिसिस बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सबको आता है, बहुत लोग इसमें दिक्कत नहीं होती। जैसे ओजोन लिसिस के आधार पे प्रोपानन बना और इथानल बना। तो तरीका क्या है, ओजोन लिसिस का प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो OO हटाते हैं, आपको ध्यान होगा, OO हटा करके और इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये अल्कीन बन जाता है। यानी कि हमारा अल्कीन, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ये रहा होगा, तब इस पर O3 जिंक H2O डालने से हमारा ये बन गया। ठीक है,
ये दोनों को हटा के हमने जोड़ दिया, तो ये आपका हो गया कौन, ए हो गया। ए तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब ए पर HCl जोड़ना है हमें, ए पर HCl जोड़ना है। अल्कीन न्यूक्लियोफाइल HCl के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। H जोड़ेंगे, मार्कोवनिकोफ रूल लगेगा, H+ को वहाँ जोड़े ताकि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने। तो दोस्तों आप इस पाई बॉन्ड का अटैक यहाँ कराएं, आप इस H पे कराएं ताकि H यहाँ जुड़े, ताकि प्लस यहाँ बने। मार्कोवनिकोफ रूल के तहत काम करें आप ताकि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने। देखिए हमने इसको ऐसे लिखा, यहाँ H, हमने यहाँ H था और यहाँ एक और H जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया। जैसे जोड़ा यहाँ एक प्लस बन गया। अब देखिए यहाँ प्लस बन रहा है तो 3 अल्फा H, 3 अल्फा H, 6 अल्फा H और यहाँ 2, 8 अल्फा H मिल रहा है। ये 8 अल्फा H ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। हमको जब भी जोड़े तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने, ऐसा बनाना है हमें। और अगर हम H यहाँ जोड़ते तो प्लस यहाँ बनता तो अल्फा H कम मिलता। उस केस में करके देख लेते हैं ज़रा। अगर हम वैसा करते, हालांकि करेंगे नहीं, H यहाँ जोड़ेंगे, H यहाँ पर ऑलरेडी है तो प्लस यहाँ बनेगा, तो 3 और 1 4 अल्फा H। ये तो बनाना नहीं हमें बनाना 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा H। हमें H+ ऐसे जोड़ना है ताकि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने। बन गया। और अब कुछ नहीं, ये रहा Cl- H+ जोड़ने के बाद जो आया, ये Cl- जा करके इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर देगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो जैसे ये अटैक किया तो हमारा क्या हो गया, देखिए ये H और ये H है और यहाँ आपका आ गया Cl। ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। मार्कोवनिकोफ रूल के तहत बना है तो मेजर ही बनेगा। तो अगर ध्यान से देखें हम तो हमें दिख रहा है, हाँ हमें थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। कैसे दिख रहा है हम बताते हैं। देखिए ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये वाला कार्बन, इस कार्बन पर 2 मिथाइल और एक Cl, और इसके बाद आगे गए CH2, ये वाला CH2 और ये फिर CH3। तो इसलिए इसका आंसर थर्ड हो गया। बहुत क्लियरली, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुत ही वेल रिनाउंड क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। और नीट 2019 में भी ये क्वेश्चन आया। और ये अगर इस क्वेश्चन को करना है, ऐसे तो ये GOC का क्वेश्चन है, लेकिन आपको NCERT में एमीन्स चैप्टर जो 12th में 13वां यूनिट है वहाँ आपको ये मिल जाएगा। पेज नंबर 391, पेज नंबर 391 पर बहुत अच्छे से NCERT में डिस्क्राइब किया गया है ये एमीन्स चैप्टर 13वां यूनिट 12th की NCERT। ठीक है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स हैं, 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, माने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स के बीच में बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो जरा इसको मैं थोड़ा डिटेल में बात करूं। पहले सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन में पूछ रहा है गैसियस फेज की अगर बात करें एक पल के लिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। गैसियस फेज में 3 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, तब 2 डिग्री एमीन और तब 1 डिग्री एमीन होता है, ये आप जानते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि 3 डिग्री एमीन में 3 तरफ अल्काइल है, 2 डिग्री एमीन में 2 तरफ और 1 डिग्री में 1 तरफ अल्काइल है। जितना अल्काइल ग्रुप रहेगा प्लसाई टेंडेंसी की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी बढ़ेगी और बेसिक नेचर बढ़ेगा। ये बड़ा ऑब्वियस सा है गैसियस फेज में, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। प्रॉब्लम शुरू होती है एक्वस सॉल्यूशन में क्या ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे हमने लिया CH3NH2, ये 1 डिग्री एमीन हुआ। हम अब बात करने जा रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, अच्छे से समझेंगे ज़रा। CH3
NCH3H, ये आपका 2 डिग्री एमीन है, और CH3NCH3CH3 ये आपका 3 डिग्री एमीन। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं एक्वस फेज में, जो हमारा क्वेश्चन है क्या ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है ना, बेसिक नेचर का। तो मेरा कहना है इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में कई सारे फैक्टर्स काम करने लगते हैं। पहली बात अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी बेसिक नेचर उतनी ज़्यादा होगी। एक थॉट अगर रखा जाए तो ये है। तो प्राइमरी एमीन में एक तरफ से अल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी एमीन में 2 तरफ से है, और टर्शियरी एमीन में 3 तरफ से है, जैसा कि देख रहे हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात चले तो यहाँ पर 3 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद इस 2 डिग्री पे है, उसके बाद फिर 1 डिग्री पे। लेकिन एक और बात आपको सोचना पड़ेगा, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग 3 डिग्री, 2 डिग्री, तब 1 डिग्री ये बेसिक नेचर आना चाहिए। लेकिन जब हम H+ जोड़ते हैं, जब हम H+ जोड़ते हैं, जब हम H+ जोड़ते हैं, मतलब नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस H+ को दिया, इस H+ को दिया, इस H+ को दिया, तो कंजुगेट एसिड बना। कैसे? CH3NHHH, ये बन गया, ये कंजुगेट एसिड हुआ, H+ जोड़ने पर कंजुगेट एसिड। फिर इसी तरह से CH3NCH3HH, ये इसका कंजुगेट एसिड हुआ, और यहां देखें तो CH3NCH3CH3 और यहां H+ बना। ये बेस है इधर, और इधर कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड है। अब जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल बनेगा, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल बनेगा, उतना ही ज़्यादा बेसिक कॉरस्पॉन्डिंग बेस होगा। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रॉन्गर विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग बेस। अब बात यहां यह आती है दोस्त, इंडक्टिव से तो हमने देख लिया, अब बात यह आती है कि जब हम कॉन्जुगेट एसिड पर आते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप देखते हैं, तो चूंकि प्राइमरी एमीन में, प्राइमरी एमीन का जो कॉन्जुगेट एसिड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि इस पर 3 H है। सेकेंडरी एमीन में अगर हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा कम होगा, और टर्शियरी एमीन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड और भी कम होगा, क्योंकि उस नाइट्रोजन पर एक ही H जुड़ा हुआ है। तो सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्ड किस में हुई? प्राइमरी एमीन, सॉरी ये वाला प्राइमरी एमीन से बने हुए कॉन्जुगेट एसिड में, तब सेकेंडरी वाला, तब टर्शियरी वाला। अब देखो बच्चों, पूरी कहानी फंस रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो स्टेबलाइजेशन आ रहा है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है प्राइमरी एमीन से बने हुए कंजुगेट एसिड का, तब इसका, तब इसका। यानी कि उस आधार पे अगर कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया आपका 1 डिग्री वाला, ये वाला आयन, तब ये, तब ये। यानी कि अगर इंडक्टिव के आधार पे देखें तो बेसिक होना चाहिए सबसे ज़्यादा ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन अगर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के आधार पर देखें, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वाटर स्टेबलाइज कर रहा है, वो देखे तो आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 2 फैक्टर आ रहा है, दोनों के अकॉर्डिंग आंसर वेरी कर रहा है। मेरा ख्याल आप समझ रहे होंगे। तीसरा एक और फैक्टर काम कर रहा है जिस पर ध्यान नहीं गया है, स्टेरिक हिंड्रेंस। सर किस हिंड्रेंस की बात कर रहे हैं? अब यहां पर एनसीईआरटी एक वर्ड लिखता है, वो वर्ड मैं आपको लिखूं जरा यहां पर, स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो बच्चे,
जितना ज्यादा यहां हिंड्रेंस होगा, वाटर जब हाइड्रोजन बॉन्ड करने आएगा H के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। इसका मतलब यहां 3 फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं जो इस पूरे गणित को बिगाड़ देते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कहता है सबसे ज्यादा 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये होना चाहिए। और हिंड्रेंस भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है टुवर्ड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग when we are talking of stabilization of conjugate acids। तो इन 3 फैक्टर के कारण ये पूरा खेल गड़बड़ा जाता है और जो ऑर्डर है वो अलग अलग केसेस में थोड़ा वेरी करता है। मिथाइल के केस में और इथाइल अगर रहता तो उसके केस में और भी वेरी करता। तो अंततः आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है 2 डिग्री एमीन, तब 1 डिग्री एमीन, तब आपका आता है 3 डिग्री एमीन। समझ जाएं आप। किसके केस में? मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स। तो अब ये 2 डिग्री पहले है, तब 1 डिग्री है, तब 3 डिग्री है। तो आपका जो आंसर होगा वो 1 सही आंसर होगा। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉलीमर्स चैप्टर का क्वेश्चन है। पॉलीमर्स 12th में पॉलीमर्स पढ़ना है। एनसीईआरटी 12th में अगर आप जाएंगे तो 15वां यूनिट है, 15वां चैप्टर है 12th के एनसीईआरटी में और ये पॉलीमर्स से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है 2, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। ये सारे पॉलीमर्स हैं, पर पॉलीमर ही नहीं, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। जरा इसके बारे में थोड़ा और देख लें। नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ठीक है, ये एक पॉलीएमाइड है। पॉलीमर में भी ये क्या है? ये पॉलीएमाइड है और ये कोपॉलीमर है, मतलब 2 अलग अलग यूनिट से बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन से 2 अलग अलग यूनिट हैं? तो एक है आपका ग्लाइसिन। ग्लाइसिन फॉर्मूला ग्लाइसिन का होता है NH2CH2COOH। अब देखिए इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, इस वाले यूनिट में 2 कार्बन है, इसलिए नाइलॉन 2 ये 2 कार्बन को डिनोट कर रहा है, ग्लाइसिन। और दूसरा है, बोलते हैं हम लोग एमिनो कैप्रोइक एसिड। एमिनो कैप्रोइक एसिड, इसका फॉर्मूला था ए। देखिए ये एमिनो हो गया, उसके बाद CH2 जो होता है यहाँ था 1 लेकिन यहाँ है 5 और इसके बाद COOH। इसी को बोलते हैं हम लोग एमिनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 और ये 5 मिला के 6 कार्बन, वो 6 इसके लिए आया और ग्लाइसिन में 2 कार्बन वो है जो ये डिनोट करता है। खैर, ये दोनों ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड के मिल के ये कोपॉलीमर बनता है, ये पॉलीएमाइड है। खास बात ये है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है पेज नंबर 436 पर कि ये नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, इसलिए आंसर 2 सही रहेगा। बच्चों, ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया और ये बायोमोलिकुल्स चैप्टर से कंसर्न रखता है। एनसीईआरटी जो ऑर्गेनिक वाली है क्लास 12th में जो 2nd वॉल्यूम है उसमें 14वें यूनिट बायोमोलिकुल्स में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ बात चल रही है एमिनो एसिड्स की और एमिनो एसिड्स में भी नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स की बात चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एमिनो एसिड्स 2 तरह के होते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड्स
और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। अब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स में अंतर क्या है? देखिए, कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते। तो जब बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते तो उनको फूड के माध्यम से हम लोग ग्रास्प करते हैं, फूड के माध्यम से हम लोग लेते हैं। इसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते और उनको हमें फूड के माध्यम से लेना पड़ता है। जबकि नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं और इनको हमको फूड के माध्यम से लेना अनिवार्य नहीं होता, नॉन इसेंशियल है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे बायोमोलिकल्स, पेज नंबर 412, पेज नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर 412, 12th क्लास का 2nd वॉल्यूम का ऑर्गेनिक वाला, ठीक है। तो आप वहां देखेंगे कि वैलिन, ल्यूसीन और लाइसिन, इन चार में वैलिन, ल्यूसीन और लाइसिन ये इसेंशियल एमिनो एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। और एलानिन जो है, बहुत सारे नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स जो हैं दिए हुए, उसमें एलानिन एक ऐसा एमिनो एसिड्स है जो नॉन इसेंशियल है और ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारा 3rd आंसर सही होगा, 3rd ऑप्शन सही होगा। बच्चों, ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैकेनिज्म पे आधारित है और ये क्लास 12th के यूनिट 11 अल्कोहल्स, फेनॉल्स और ईथर्स, अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स में पेज नंबर 324 पर दिया हुआ है। एनसीईआरटी पेज नंबर 324 पर ये दिया हुआ है, आप देखेंगे। चलिए, सबसे पहले एनसीईआरटी में क्या दिया है वो लिखा जाए, डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन है। दिया ये है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं CH, CH3, इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है, अगर आप देखेंगे तो ये जो C के साथ H जुड़ा हुआ है, O2 के प्रेजेंस में आने पर एनसीईआरटी ने डायरेक्ट ये लिख दिया है, ठीक है। यही इंटरमीडिएट की बात इस क्वेश्चन में चल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बोलते हैं इसको, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, H2O2 होता है, उसका H हटा करके और ये क्यूमीन का H हटा के जोड़ा गया, इसलिए क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H+ के प्रेजेंस में H2O के साथ, तो किताब लिखता है कि ये फेनॉल बन जाता है और फेनॉल के अलावा ये एसीटोन बन जाता है, फेनॉल और एसीटोन। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बीच में ये जो बना है इंटरमीडिएट क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, अगर हम लोग देखें आंसर में तो आप देख सकते हैं बेंजीन पर 2 मिथाइल और OOH, ये आपका 2nd वाला आंसर है, समझ रहे हैं। एनसीईआरटी यूनिट 11 क्लास 12 पेज नंबर 324। लेकिन दोस्तों, हमें थोड़ा सा इसको, जो बच्चे मैकेनिज्म जानने को इच्छुक हैं कि सर एनसीईआरटी में तो पूरा डिटेल में अच्छे से नहीं दिया, इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, तो जरा मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे। देखिए, ये आपका जो क्यूमीन है
दरअसल CH3 थोड़ा कंसेप्चुअल भी है और जटिल भी है मैकेनिज्म, अच्छे से देखेंगे। इसलिए ये जो क्यूमीन है रियलिटी में जब इसका रिएक्शन शुरू होता है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये काम करता है, और थोड़ा आर फ्री रेडिकल ट्रेसेस अमाउंट में लाते हैं हम लोग, आर फ्री रेडिकल ट्रेसेस अमाउंट में लाते हैं। ये आर फ्री रेडिकल क्या करता है, इस CH बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ता है। आप देखेंगे ध्यान से, इस CH बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ता है। ये देखिए ऐसे गया, और ये बॉन्ड आपका जो देख रहे हैं वो होमोलिटिकली टूट गया। आप बोलेंगे यही बॉन्ड क्यों टूटा, कोई और बॉन्ड क्यों नहीं टूटा? तो देखो R फ्री रेडिकल इस H फ्री रेडिकल को लेके RH बना देगा। चलो हम लिख भी देते हैं RH अलग हो गया। इस कार्बन पर अगर फ्री रेडिकल आता है, कहीं भी फ्री रेडिकल आएगा उससे ज़्यादा स्टेबल इस कार्बन पर फ्री रेडिकल होगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल इसके साथ रेजोनेंस में भी जा रहा है। तो यानी कि बेंजीन के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर जो H जुड़ा हुआ है वो वाला H ये R ले गया और यहाँ फ्री रेडिकल बना। तो जरा लिखा जाए इसको एक बार। तो हमने इसको लिख लिया ऐसे, ये ठीक है, CH3 और यहाँ क्या आया, फ्री रेडिकल आया, ये RH निकलने के बाद। और आप ध्यान दें यहाँ O2 लिया गया, पहले R फ्री रेडिकल ट्रेसेस में लिया ताकि होमोलिटिकली तोड़ के फ्री रेडिकल बन जाए। अब फिर ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ इसको होमोलिटिकली तोड़ करके इसके साथ जुड़ जाता है। बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, प्यारा मैकेनिज्म है, इसलिए आप अच्छे से देखेंगे, थोड़ा मेहनत से देखेंगे, मेहनत वाला रिएक्शन है ये, है ना, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आता है। CH3 O यहाँ क्या आ गया, फ्री रेडिकल आ गया, समझ रहे हैं आप, यहाँ क्या आ गया, फ्री रेडिकल आ गया, आया ना, ये इसके साथ ये O जुड़ गया और ये बॉन्ड टूट करके यहाँ O पर फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कंटेनर में तो क्यूमीन के बहुत सारे मोलेकल होंगे, एक मोलेकल मान लीजिए आगे बढ़ के यहाँ आया, फिर दूसरे क्यूमीन मोलेकल, ये जो क्यूमीन देख रहे हैं दूसरे क्यूमीन मोलेकल से, जैसे इस R फ्री रेडिकल ने H छीना था, वैसे ये वाला मोलेकल दूसरे क्यूमीन फ्री रेडिकल से H छीन लेगा। मैं लिख के बताता हूं आपको, जैसे देखिए ये रहा आपका दूसरा क्यूमीन मोलेकल, बहुत सारे हैं इसमें, दूसरा क्यूमीन मोलेकल, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर H है, और ये रहा आपका CH3 क्यूमीन। अब ये O फ्री रेडिकल होमोलिटिक फिजन करेगा इसके साथ, ये देखिए ऐसे होमोलिटिकली तोड़ा, ऐसे तोड़ा, और ये वाला O जो है ऐसे इसके साथ जुड़ गया, इस H के साथ। तो इससे हुआ क्या सर, बताइए जरा। हुआ ये कि ये जो आप देख रहे हैं बेंजीन है ना, इसके ऊपर C के ऊपर CH3, ठीक है, O और ये रहा H बन गया, और यहां से H निकल गया, तो ये पुरानी अवस्था में आ गया, यहां वाली अवस्था में। अब फिर ये दूसरे मोल O2 के साथ फिर रिएक्शन करके आगे ऐसे बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये वाले को भी लिखी दे, CH3 और ये फ्री रेडिकल, ये फिर आगे बढ़ेगा जैसे ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं यही तो हमारा इंटरमीडिएट है, यही हमारा इंटरमीडिएट है जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। कैसे बना, क्यूमीन था, हम थोड़ा इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, पर रियलिटी में थोड़ा हम R फ्री रेडिकल लेके आते हैं ट्रेसेस में, जो इस हाइड्रोजन को ले लेता है, होमोलिटिकली तोड़ करके RH बन गया, इस कार्बन पर फ्री रेडिकल आ गया, ये फ्री रेडिकल O2 के साथ रिएक्शन करके COO फ्री रेडिकल बना देता है, और ये वाला फ्री रेडिकल ऐसा ही क्यूमीन और होगा, उसका H ले लिया
होमोलिटिकली, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया। अब ये इसकी कहानी फिर यहाँ से शुरू हो गई, ये फिर ऐसा मोलिकल इसके जैसा हो गया, ये फिर किसी और O2 के साथ, क्योंकि O2 बहुत है, रिएक्ट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये फिर इसी रूप में आगे बढ़ता जाएगा। हमारा यहाँ कैसे आ गया, बेंजीन पर C पर 2 CH3 और OO और H। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां से कहानी शुरू होती है किसकी, हाइड्रोलिसिस की। H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2O, H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो देखिए जरा, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि मैकेनिज्म यहीं पे हमें आपको दिखाना है, ठीक है। अब क्या करेगा, HOH+, ठीक है, H3O+, इसको ये O का लोन पेयर, ये नहीं, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे H को दिया ताकि ये बॉन्ड टूट जाए। ये क्यों दिया इसको, ये देगा तो O के साथ H जुड़ेगा और H2O करके एक लिविंग ग्रुप बाहर निकलने लायक बन जाएगा, ठीक है। देखिए जब हमने दिया तो कहानी हो गई, ये रहा बेंजीन, बेंजीन CH3 O और इसके साथ जुड़ गया H, ठीक है, OOH। और हमारे पास और क्या रह गया, H2O। ये O के साथ H और ये प्लस जुड़ गया। आप समझ रहे होंगे आप, मेरा ख्याल है। अब देखिए ये H2O बाहर निकलना चाहेगा, अब यहीं पर समझना है, H2O ये बाहर निकलना चाहेगा लिविंग ग्रुप के रूप में, पर एक प्रॉब्लम आ रही है, यहीं पे आपको समझना पड़ेगा। जब ये H2O बाहर निकलेगा तो इस O पे प्लस आ जाएगा, इस वाले O पे प्लस आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि O पे प्लस आता है, लेकिन O पे प्लस तब आता है जब O 3 बॉन्ड बनाते रहता है। आप खुद देखिए ना, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो O पर प्लस आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस पर प्लस आएगा। लेकिन उस केस में O सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा होगा जो हाईली अनस्टेबल होगा। ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाए और उस पर प्लस चार्ज हो, हाईली अनस्टेबल होगा, उस पर हाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। तो इससे पहले कि ये H2O बाहर निकले, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहां से ग्रुप माइग्रेट करेगा, और वो ग्रुप माइग्रेट करेगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो इन दोनों तीनों में ज्यादा बेहतर माइग्रेटरी ग्रुप होगा। आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, कि R और pH में ज्यादा बेहतर माइग्रेटरी ग्रुप pH होता है। इस वजह से ये pH यहां माइग्रेट करेगा। अब ये जैसे माइग्रेट करेगा वाटर बाहर निकल जाएगा, अब ये जैसे माइग्रेट करेगा वाटर बाहर निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे ये हुआ CH3, थोड़ा लंबा है मैकेनिज्म लेकिन है तो समझेंगे, CH3 और यहाँ से pH माइनस के रूप में गया तो यहाँ क्या आ गया, प्लस, और O के साथ कौन जुड़ गया, ये pH जाके जुड़ गया। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, तो आप देखिए होगा ये कि ये जो OH2O है, H2O, चूंकि इस कार्बन पर प्लस है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये O इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे देगा CH3 O H O, ये आ गया आपका, ठीक है। O ने दिया, ये तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन इस O पर क्या आ गया, प्लस। अब ये O का लोन पेयर इस H को इलेक्ट्रॉन देकर के ये बॉन्ड तोड़ लेगा, जिससे आपका बन गया, तकरीबन हम लोग लास्ट पर आ गए, CH3 OH O H, ये H प्लस निकला, इस पर आ गया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, क्या लिखूं,
देखिए ये O का लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। देखिए ये टूटेगा तो फिनॉल बन जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, O पर क्या आ जाएगा, प्लस, जहाँ से H+ निकल जाएगा, तो ये वाला पार्ट एसीटोन बन जाएगा, ये वाला, और ये वाला पार्ट फिनॉल बन जाएगा। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से बता दें फिर से। ये क्यूमीन है, R फ्री रेडिकल हम लेके आए ट्रेसेस में R फ्री रेडिकल ने इस H फ्री रेडिकल को छीन लिया, जिससे इस कार्बन पर फ्री रेडिकल आ गया। इसने O2 के साथ रिएक्शन कर लिया, कार्बन और O के बीच में बॉन्ड बन गया, होमोलिटिकली इस बॉन्ड को तोड़ा और इस O पर फ्री रेडिकल आ गया। इस O पर फ्री रेडिकल ने ऐसे एक और क्यूमीन मॉलिक्यूल के इस H को तोड़ लिया, तो O के साथ H आ गया और ये फ्री रेडिकल इसके जैसा हो गया, फिर ये आगे रिएक्शन करेगा। इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ छोड़ दिया। अब ये जो यहाँ आ रहा है आप देख रहे हैं बेंजीन पर 2 मिथाइल और OOH, यही वो चीज है जो आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इंटरमीडिएट क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, समझ रहे हैं। अच्छा, इसका हाइड्रोलिसिस बाकी है जिससे फेनॉल और एसीटोन बनेगा। सबसे पहले ध्यान से देखें, ये O का लोन पेयर इस H को इलेक्ट्रॉन देगा, ये O नहीं देगा, ये O देगा, ताकि H2O बाद में बाहर निकल सके, आराम से निकल जाएगा, ठीक है, ये बाहर निकलेगा। तो जैसे वो दिया तो इस O पर आया प्लस, अब ये H2O बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकलेगा तो एक यहाँ पे समस्या आएगी, O पर प्लस आएगा और O सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है और O पर प्लस, हाईली अनस्टेबल है। तो क्या करेगा फिर, ये फिनाइल जो है इस O पर मूव करेगा और ये H2O बाहर निकलेगा। क्यों, इन मिथाइल और फिनाइल में ज़्यादा बेहतर माइग्रेटरी ग्रुप फिनाइल है, जो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए आया और साथ में वाटर निकल गया। तो यानी कि C पर 2 मिथाइल और यहाँ से pH माइनस गया है तो प्लस आया, O ये वाला O के साथ pH। अब इस प्लस को इस वाटर ने, ये जो वाटर था, इस वाटर ने इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे दिया O प्लस और 2H, बाद में इस H+ को छीन लिया और आपका आंसर आपके सामने है। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल है, हालांकि एनसीईआरटी में सीधे दिया हुआ है ये, तो अगर आपने ध्यान रख रखा है तो कर लेंगे, पर मेरे को लगता है कि एक अच्छे स्टूडेंट को तैयारी के दौरान मैकेनिज्म भी जानना चाहिए। आपके सामने है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।